नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 3 में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी से अध्याय नंबर 4 चुनावी राजनीति से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अध्याय नंबर 4 है चुनावी राजनीति, क्लास 9th एनसीईआरटी की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति से। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न का आप सभी जवाब दीजिए और प्रश्नों का जवाब देने के साथ में आप संख्या जरूर लिख दिया करिए। सभी अभ्यर्थी 1 में कितना होगा, इस तरीके से 1 में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी आपको आंसर लगे आप संख्या के साथ में जरूर लिखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है? तो आपको बताना है 545 है, 543 है या 552 है। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को, हमारे देश भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है लोकसभा चुनाव के लिए? तो राइट आंसर अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 543। तो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा गया है। आइए इसका डिवीज़न हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 543 जो है टोटल कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 543, जिसमें 530 जो है राज्य से संबंधित हैं, यानी राज्य के जो प्रतिनिधि हैं जो कि सांसद बनकर जाते हैं। तो 530 लोकसभा की जो सीटें हैं ये राज्यों से रिलेटेड है। 13 सीटें जो हैं ये यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 13 सीटें कुल मिलाकर हैं केंद्र शासित प्रदेश से। 530 सीटें कहाँ से हैं? तो राज्यों से हैं भारत के। और इसके अलावा बात करें तो कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 543 के अंतर्गत बात करें तो सामान्य के लिए जो सीट है वो है 412, आरक्षित के लिए कितनी सीट है? 84, और आरक्षित में भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, तो 84 और 47, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये आपको बताना है। तो शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं, एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 75 है, 87 है या 84 है। तो सेकंड नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो सेकंड नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, 84। तो 84 सीटें कुल मिलाकर आरक्षित की गई हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर सेकंड नंबर प्रश्न का है सी, 84। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये आपको बताना है। 47 है, 29 है और 34 है। तो अनुसूचित जातियों की बात करें तो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। अगर आपसे अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 84 और 47, ये आपका हो जाएगा 121। तो 121 सीटें जो है कुल अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति, एससी प्लस एसटी, आपका 121 सीटें आरक्षित हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के जो आरक्षण था उसको हटा दिया गया है? तो आपको बताना है कि किस नंबर का संविधान संशोधन किया गया है जिसके माध्यम से जो आरक्षण है एससी और एसटी कैटेगरी को वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और साथ में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। तो राइट आंसर होगा चौथे नंबर प्रश्न में ए, 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2020 में पारित हुआ था। इसके माध्यम से जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आरक्षण को हर 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो लेटेस्ट जो अधिनियम है इसी के माध्यम से बढ़ाया गया है और साथ में 104 संशोधन अधिनियम के माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षण था 2 सीटों का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर लोकसभा में जो कुल सीटें बची हैं वो 543 बची। पहले +2 होकर 545 हो जाता था, लेकिन अभी 543 है। 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय की ये खत्म की गई हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 104 संविधान संशोधन 2020। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है? ये आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है। निम्नलिखित का मतलब हो गया दिए गए विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की निर्वाचन की क्षेत्र की जो संख्या सर्वाधिक है, लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल।
तो बात करें बिहार की, तो बिहार में कुल 40 सीटें हैं लोकसभा की, महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और निम्नलिखित में से जब आपको दिया रहे तो आपको निम्नलिखित मतलब जो नीचे आपको दिया गया है विकल्प उसमें से चुनाव करना है। तो महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के 80 सीटें हैं लोकसभा में। तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश 80 है, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट। तो ये क्रम आप 4 याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष के ऊपर वयस्कों को भारत में वोट डालने का अधिकार दिया गया था? दूसरे शब्दों में प्रश्न को समझिए, भारतीय संविधान ने पहली बार कितने वर्ष से ऊपर की आयु के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया था? 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। 18 वर्ष के लोगों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया था, 19 वर्ष या 21 वर्ष? क्या आंसर होगा छठे नंबर प्रश्न का? तो 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था तो 21 वर्ष रखा गया था, यानी जो वयस्क माने गए कि कौन वोट डाल सकता है, तो 21 वर्ष या उससे ऊपर के जो आयु के लोग हैं उनको सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 21। अगला प्रश्न आपका है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 21 वर्ष आपका था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन किस संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया? आज भी 18 वर्ष चल रहा है। पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ, तब 21 वर्ष था, कुछ समय पश्चात 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है 7वें नंबर प्रश्न का 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से मतदान की जो आयु थी वो घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है किसी व्यक्ति को, तो उसके जो है पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष है, 25 वर्ष है, या 30 वर्ष है, या एक से अधिक है? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए अगर हम बात करें तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन होती है कि जो व्यक्ति है या तो वो लोकसभा का सांसद हो या तो राज्यसभा का सांसद हो। लोकसभा के केस में अगर सांसद है तो 25 वर्ष है, राज्यसभा के केस में सांसद है तो 30 वर्ष है। और यहाँ पर चूंकि पूछा गया न्यूनतम आयु सीमा के साथ में कौन प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, तो न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा वाले केस में 25 वर्ष जो है ये आपका न्यूनतम है, यानी 25 वर्ष न्यूनतम आयु के साथ में कोई भी व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री अगर लोकसभा सदस्य है तो बन सकता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। एक से अधिक नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम पूछा है कि कम से कम का कौन सा केस बनेगा। 2 केस बनेंगे, लेकिन उसमें भी कम केस बनेगा लोकसभा सांसद का। तो लोकसभा सांसद के तौर पे कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष आपका राज्यसभा सांसद बनने के लिए है। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो आप कह सकते हैं कि भारत के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है ये राज्यसभा से सांसद थे और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष है भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता। उम्मीद करते हैं 8वें नंबर प्रश्न का आपको क्लियर हो गया होगा। बी है 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा यानी एमपी हो गए, विधानसभा यानी एमएलए हो गए, एमपी एमएलए बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष मानी गई है। यानी कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं एमपी और एमएलए के तौर पे तो कम से कम आपको 25 वर्ष पूरा करना होगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अब आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। चाहे राष्ट्रपति पूछे चाहे आपसे उपराष्ट्रपति पूछे, दोनों का एक ही केस है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो राज्यसभा का सदस्य पूछे या राज्य विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछे, राज्य विधान परिषद, तो राज्यसभा का सदस्य या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा मानी गई है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ग्राम सभा का
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो होती है 18 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी ग्राम सभा का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो आप अपनी ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। तो ग्राम सभा का सदस्य कहलाने के लिए आपको बस 18 वर्ष क्रॉस करना होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए प्रधानी का चुनाव लड़ना किसी व्यक्ति को, तो ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, या अगर किसी व्यक्ति को प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तब यहाँ पर आपको बताना है न्यूनतम आयु होगा 21 वर्ष। तो राइट आंसर 12वें नंबर प्रश्न का 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा आपको बताना है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में नारा दिया था। TRE1 में आपका ये मैच करने के लिए सवाल पूछा गया था। जो इधर 13, 14, 15, 16 सवाल आएंगे, ये आपके TRE1 में मैच करने को आपको दिए थे कि आपको मैच करना था। तो बात करें गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी जी ने, ये 1971 के चुनाव में दिया था। तो 1971 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें इंदिरा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ। फिर अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र बचाओ का नारा आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा कि 1975 से लेकर 1977 तक क्या था, आपातकाल था। फिर 1977 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो 1977 के चुनाव में जो जनता पार्टी थी, जो जिससे आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई थी 1980 में, तो जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था कि जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया है उससे लोकतंत्र खतरे में आया है, तो इसलिए अब हम लोकतंत्र बचाएंगे, यानी लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था जनता पार्टी ने। और ये कब दिया था, तो 1977 में चुनाव हुआ था। 1971 के बाद आप कहेंगे कि 5 साल बाद होनी चाहिए, लेकिन जो है इमरजेंसी लगने के बाद, आपातकाल लगने के बाद लोकसभा का जो कार्यकाल था वो बढ़ गया था। तो इस वजह से चुनाव कब हुआ, 1971 के बाद 1977 के चुनाव में। तो 1977 का चुनाव याद रखिएगा। 1977 के ही चुनाव में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को, यानी लैंड टू द टिलर, जमीन जोतने वाले का नारा दिया था। कब दिया था, किस वर्ष वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि किस राज्य के विधानसभा चुनाव में, पश्चिम बंगाल, वामपंथी दलों ने जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। और ये कब दिया था, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। तो 15 नंबर की बात करें तो यह जो है 1977 में हुआ था। तो 1977 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा 1977। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने कौन सा नारा दिया था। तो NT रामाराव, ये आपको ध्यान रखना कि TDP के जो नेता थे कौन थे, तो TDP तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे NT रामाराव। और 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो 16वें नंबर प्रश्न की बात करें तो तेलुगु स्वाभिमान नाम से नारा दिया गया था NTR रामाराव जी के द्वारा। तो तेलुगु स्वाभिमान ये किसने दिया था, तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव। कहाँ पर दिया था, 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन चुनावी कदाचार का उदाहरण है। तो चुनाव में जो गलत काम करते हैं उसका आपको पूछा जा रहा है कि चुनाव में जो गलत काम करते हैं लोग, उसका उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। तो चुनावी कदाचार का उदाहरण यहाँ पर क्या है, बेरोजगारी दूर करने का अगर कोई पार्टी वादा कर रही है, मतदाता को वोट डालने के लिए जागरूक कर रही है, मतदाता को प्रलोभन दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं या घूस दे रहे हैं, तो आपको बताना है चुनावी कदाचार के अंतर्गत क्या आएगा। तो चुनावी कदाचार के अंतर्गत बेरोजगारी दूर करने का वादा करना अच्छी बात है, लेकिन वादा करके मुकर जाना ये बहुत खराब बात है। तो वादा तो कर सकता कोई भी, तो चुनावी कदाचार में ये नहीं आएगा। मतदाता को वोट डालने के लिए जागरूक करना ये अच्छी बात है।
मतदाता को प्रलोभन देना, लालच देना या धमकी देना कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुमको, या घूस देना कि लो पैसे ले लो या और अन्य चीज़ें ले लो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं, चुनावी कदाचार के अंतर्गत आती हैं। 17 नंबर अंक में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता की घोषणा करता है? तो चुनाव से पहले आप देखते हैं कि आदर्श आचार संहिता की घोषणा की जाती है। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग या प्रधानमंत्री। तो इलेक्शन से पहले आदर्श आचार संहिता की घोषणा कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदर्श आचार संहिता की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन से चुनाव कराता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव करता है केंद्र पर, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, इसके अलावा राज्य विधानसभा के चुनाव करवाता है, विधान परिषद का भी कराता है, विधानसभा विधान परिषद, साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इतने चुनाव जो है मुख्यतः निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी जो पंचायती स्तर पर है और शहरी स्वशासन स्तर पर है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। और भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के स्वतंत्र चुनाव या निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है? तो भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होगा, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 315, 312 या 324? तो राइट आंसर है 19 नंबर प्रश्न का 324। बीपीएससी तैयारी में पूछा गया सवाल है, अनुच्छेद आपसे पूछा गया था। तो भारत के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग या स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में कहाँ पर जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात जो है किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 325 में, अनुच्छेद 326 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का बात किया गया? तो राइट आंसर आपका सी है 326। 326 अनुच्छेद में बताया गया है और ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा क्या गया है? तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो यहीं पर आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार को यहीं पर मान्यता दी गई है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है? लोकसभा और विधानसभा का चुनाव सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अंतर्गत न्यूनतम आयु कितनी वोट डालने की? 18 वर्ष है इस समय। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो 3 सदस्यीय संस्था है। आज के डेट में 3 सदस्यीय संस्था है, 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो कि हेड होते हैं इस आयोग के, और 2 अन्य जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। तो बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और आपको बताना है कमेंट करके कि भारत के जो नवीनतम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनको हम भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, तो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? फरवरी 2025 में। करंट अफेयर का भी सवाल है आपका। तो फरवरी 2025 में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी 2025 को ये बने हैं। तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत के। अगला प्रश्न है, चुनाव क्यों होते हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया सवाल है। चुनाव क्यों होते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। चुनाव में लोग अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। तो क्या आंसर होगा? चुनाव क्यों होते हैं, कौन सा कथन गलत है? तो चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं, तो ये बात सही है कि चुनाव से जो है सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो जनता दोबारा से मौका देगी, अगर सरकार अच्छा काम नहीं करेगी तो जनता जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। तो पहला विकल्प सही है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। तो जैसा भी चीज़ लोगों को, जनता को पसंद आता है तो उस हिसाब से, यानी कौन पार्टी किस तरह के बातें कर रही हैं। वो अलग बात है कि आज के डेट में प्रैक्टिकली अलग अलग चीज़ें चलती हैं, अलग अलग चीज़ों पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन वैसे हम थ्योरेटिकली देखेंगे तो
सैद्धांतिक तौर पे यही रहता है कि जिसकी जो विचारधारा रहती है, जिसकी जो नीतियाँ रहती कि हम ये चीज़ करेंगे अपने देश के लिए या अपने क्षेत्र के लिए, तो उस हिसाब से जनता को वोट देना होता है। तो ये भी बात आपका सैद्धांतिक रूप से सही है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये कथन आपका क्या है, गलत है। देखिए, चुनाव होता है तो चुनाव से किसकी जवाबदेही तय होती है? चुनाव से जवाबदेही तय होती है सरकार की। तो जो है विधायिका और कार्यपालिका की जवाबदेही तय होती है, न्यायपालिका की जवाबदेही नहीं तय होती, क्योंकि न्यायपालिका के जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो जनता के द्वारा तो चुनकर आते नहीं हैं। तो इसलिए आपका चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ये गलत है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं या बताने के लिए इनमें कौन सा कथन सही कारण नहीं देता है? तो आपको बताना है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। अब इसमें विकल्प में जो दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सही कारण नहीं है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं भारत में। भारत में चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया गया प्रश्न है। तो भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। तो ये बात सही है कि एक शक्तिशाली और स्वतंत्र, जब स्वतंत्र रहेगा तभी तो शक्तिशाली होगा। तो इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र और शक्तिशाली लोकतांत्रिक चुनाव को जो है मजबूती देता है। तो भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली, ये पॉइंट सही है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति अगर मतदाता है, इसका मतलब सार्वभौम वयस्क मताधिकार को फॉलो किया जा रहा है। अगर सार्वभौम वयस्क मताधिकार को फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब चुनाव लोकतांत्रिक हो रहे हैं। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार करती हैं, तो करना पड़ता है। तो अभी जैसे इंडिया गठबंधन था, जब हार गए तो चाहे जो भी आरोप लगाए, लेकिन जब हार गए तो जनादेश तो स्वीकार करना ही होगा। तो ये जो है बेसिक चीज़ रहता है लोकतांत्रिक चुनाव में। और डी भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता अगर भारत में हैं तो ये कोई कारण नहीं है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया से होते हैं, संख्या से नहीं होते कि आपके पास संख्या बल ज़्यादा तो आपने हल्ला कर दिया कि हमारे यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक है। प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, चुनाव आयोग मजबूत होना चाहिए, सभी लोगों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए और जो पार्टियां चुनाव हारे उनको जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर ये आपका गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है इस कथन की पुष्टि नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, कमेंट कीजिएगा। 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ज्ञानेश कुमार, हरिलाल जे कानिया, सुकुमार सेन। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको बताना है। तो आप सभी को मालूम है कि जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे भारत के, आज़ाद भारत के? सुकुमार सेन। तो राइट आंसर सी है, सुकुमार सेन। ज्ञानेश कुमार की बात करें तो भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, फरवरी 2025 में नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट के भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब आपका आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। तो हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह, जहां पर हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे, जो जियोग्राफी के, भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे अगले चैप्टर के। और आपसे मिलेंगे सुबह हम 10 बजे। तो 10 बजे आपकी जो है ये क्लास होगी, सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी भूगोल की। तो आप 10 बजे सभी अभ्यर्थी रेडी रहिएगा और हम इसी तरीके से आपको जब भी आपको क्लास देना होगा आपको उस हिसाब से हम आपको टाइम बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तैयारी कर रहे होंगे आप। बाकी बचे समय में छोटी छोटी क्लासेस आपकी होती हैं। आधे घंटे की क्लास सवेरे हुई तो आधे घंटे की शाम को हुई, बीच में आपको 23 घंटे आपके खुद के हैं। अगर आपने इन 23 घंटे में आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे आपको मेहनत करना, अगर आपने इस पर काम किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।